नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज हमारी टॉप हेडलाइन में कच्चा तेल है, जहां पर एक बार बाजार खुलते ही हमने 5.5% तक की भी तेजी आते हुए देखी और $81 बैरल पर क्रूड गया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ईजिंग मार्केट्स प्रेशर देखने को मिला है और इस वक्त सिर्फ 1.5 से 2% की तेजी के साथ कच्चे तेल में कारोबार। क्लियरली $80 यहां पर एक रेजिस्टेंस के तौर पर उभरता हुआ नजर आया है। यहां से क्रूड की चाल कैसी रह सकती है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर भी कोई खरीदारी बाजार में देखते हुए नहीं मिली है। एक्चुअली थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में है। फिजिकल बाइंग बिल्कुल नहीं है और उसका एक प्रेशर हमने यहां पर गोल्ड में आता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे यहां पर चावल की, जहां पर भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स ऑलरेडी यहां पर इन द पॉजिटिव हैं। यहां पर आगे क्या स्थिति रह सकती है, इस पर ही होगी चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए आज ICICI सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन हैं, आभूषण डायमंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश, एनिमल बैंक सिक्योरिटीज के VP कुणाल शाह, साथ ही इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के VP देव गर्ग भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहली हेडलाइन यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस पे है। एंड प्रबल, जिस तरह से हमने एक रिएक्शन मार्केट्स में आता हुआ देखा, वो मिला, एक नीजर्क रिएक्शन मिला, लेकिन अभी भी जिस तरह के इफ्स हैं, अगर ईरान की सप्लाईज में प्रॉब्लम होती है, अगर ईरान के एक्सपोर्ट्स में कोई इशू आता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद होता है, तो क्लियरली काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं और उसका एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा भी। Progress. हाँ, एब्सोल्युटली। आई थिंक अभी अगर आप मार्केट को देखें, आई थिंक प्राइसेस अभी भी ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर इम्पैक्ट शायद नहीं आएगा। अब मुझे नहीं पता कि व्हाट कैपेबिलिटीज ईरान हैज। उनके पार्लियामेंट ने शायद कल एक रेजोल्यूशन लिया है कि दे वुड वांट टू सील द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज, और अगर वो होता है तो एज यू आपको पता ही है कि 20 मिलियन बैरल अ डे, जो कि ऑलमोस्ट ग्लोबली ट्रेडेड क्रूड का ऑलमोस्ट 30% है, गिव और टेक, या 25% है रादर। वो अगर ब्लॉक होता है, उसमें डिसरप्शन आता है, तो प्राइसेस 78 पे डेफिनेटली नहीं रुकेंगे। यू वुड ऑब्वियसली सी अ मच बिगर स्पाइक। लेकिन अभी प्राइसेस से ये लग रहा है कि ईरान की जो एक्सपोर्ट्स है, जो कि 1.6 टू 1.7 मिलियन बैरल्स अ डे है, वो भी प्राइमरीली शायद चाइना हो जाती है प्लस अ फ्यू अदर कंट्रीज। उस पर अभी भी शायद फर्क आ सकता है। वो सप्लाई टाइटनेस और वो अनसर्टेनिटी मार्केट अभी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिकॉज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर ब्लॉक होता है या उसमें रेगुलर डिस्ट्रप्शन शुरू होते हैं, जैसा कि हमने रेड सी पे देखा है लास्ट कुछ सालों से, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स इस स्ट्रेट से जाते हैं और यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं टू दिस स्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ कि और कहीं से आप शिप कर सकते हैं, जैसा कि रेड सी को अवॉइड करके लोग केप ऑफ गुड होप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे वो ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि अलोंगसाइड क्रूड कतर का प्राइमरी जो LNG एक्सपोर्ट है, वो भी इस स्ट्रेट के थ्रू जाता है। मतलब 20% ऑफ ग्लोबल LNG जो है वो भी यहाँ से जाता है। सो उसका इम्पैक्ट एक्चुअली सिर्फ क्रूड पे नहीं, ओवरऑल आई थिंक कमोडिटी मार्केट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि प्राइसेस शायद उसको फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं, बट दैट्स अ ह्यूज अपसाइड रिस्क दैट वी आर लुकिंग एट। एब्सोल्युटली प्रॉब्लम। अगर हम 1979-80 वाला ईरान रेवोल्यूशन देखें या 2011 वाला लिबिया रेवोल्यूशन देखें, हमने प्राइसेस में एक बहुत बड़ा सर्ज आते हुए देखा था, बट दैट वाज बिकॉज ऑयल सप्लाईज इम्पैक्ट हो रही थी। अभी तक इवन एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया के बीच में यहाँ पर एस्केलेशंस हैं, लेकिन ऑयल सप्लाईज इम्पैक्ट नहीं हुई हैं। आपको लगता है दैट इज द रीजन कि क्रूड 80 प्लस पर नहीं है? हाँ, देखिए, जो आपने कहा, इवन एट द हाइट जब ईरान इराक का जो वॉर हुआ था, या जो पहला गल्फ वॉर हुआ था, या उसके बाद भी मल्टीपल क्राइसिस जो हुए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक्चुअली कभी भी ब्लॉक नहीं किया गया है। वेदर इट आउट ऑफ प्रैक्टिकलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन या आउट ऑफ सम कॉमन सेंस बीइंग अप्लाइड, कि आप अपनी भी बाकी कंट्रीज के भी नेशनल राइट्स को आप अफेक्ट कर रहे हो उसकी वजह से। लेकिन अभी ये सिचुएशन थोड़ी अनप्रेसिडेंटेड है in terms of the decision being taken. Implement कितना होगा, क्या होगा, पता नहीं। As I said, मार्केट शायद अभी भी बिलीव करता है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग स्ट्रेट को ब्लॉक करना शायद उतना आसान नहीं है, और वो सप्लाईज, इवन दो कॉस्ट शायद बढ़ जाए, इंश्योरेंस कॉस्ट कैन इंक्रीज, फ्रेट कॉस्ट कैन इंक्रीज, लेकिन सप्लाईज पूरी तरह से शायद बंद नहीं होगी। आई थिंक वो अभी बेस केस असम्पशन है मार्केट्स में।
प्रॉबल बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स सभी का कहना है कि एक्सट्रीम केस में अगर स्ट्रेट बंद होता भी है तो प्राइसेस 95, 120 तक भी जा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी कहीं डी एस्केलेशन आती है तो यहाँ से $10 निकलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप दोनों ही साइड्स क्या सिनेरियो क्या दिखेंगे और क्या प्राइस व्यू है? I think on the upside, I would even like to hazard a guess. मुझे नहीं पता कि किसी को भी clear idea होगा whether it will be 120, 130, 138 or whatever. On the downside, I think जो हमने पहले भी बात की है कि demand supply fundamentals अगर आप देखें, if supplies continue to flow without any of these disruptions, supply obviously ज़्यादा है versus demand अगले 2-3 साल तक जो demand के estimates हैं versus various agencies वर्सेस जो आपके सप्लाई सोर्सेज हैं वहां पे ऑब्वियसली ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। सो यस, अगर ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो इवॉल्व कर रही है थोड़ा स्टेबलाइज करती है, इवन काम डाउन करती है, तो एब्सोल्युटली प्राइसेस काफी शार्पली नीचे जा सकते हैं बैक टू द लेवल्स दे वर बिफोर द क्राइसिस और समवेयर बिटवीन दैट लेवल ऑफ 67 एंड 78 79 दैट दे आर एट राइट नाउ। सो आई थिंक ऑन द अपसाइड आई वुड इवन वांट टू हैजर्ड अ गेस कि क्या हो सकता है। ओके, फॉर द इंडियन मार्केट्स जिस तरह का रिएक्शन हमने इंडियन स्टॉक्स में आता हुआ देखा है, कैसे रीड कर रहे हैं प्रॉब्लम? आई थिंक अगर आप ओएमसीज को देखें, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू सब सेगमेंट्स फॉर माय सेक्टर, ओएमसीज में $8-9 का इम्पैक्ट होता है, अराउंड 4.5 से 4.7 रुपीज अ लीटर का मार्केटिंग मार्जिन पे वेरी क्लियरली हिट है। बट हैविंग सेड दैट, बिफोर द क्राइसिस मार्जिन्स वर एट ऑलमोस्ट 10 रुपीज अ लीटर। आई एम टॉकिंग जो रिटेल फ्यूल मार्जिन्स जो ये कमाती है, तो गिरे हैं फॉर श्योर, लेकिन वो अभी भी हिस्टोरिकल लेवल से काफी कंफर्टेबल लेवल्स पे हैं इवन एट दीज प्राइसेस। सेकेंडली, एज फार एज जीआरएम्स आर कंसर्न, जो हमने देखा है कि ये जो स्ट्रेट है, ये जो रीजन है, यहाँ से अराउंड 1.7 मिलियन बैरल्स ऑफ 1.7 to 1.8 मिलियन बैरल्स ऑफ डीजल और एटीएफ एक्सपोर्ट होता है। सो अगर वहां पे थोड़ा डिसरप्शन है और वहां पे मार्जिन में थोड़ा अपटिक होता है, इंडियन रिफाइनर्स के लिए वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बेटर है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट यील्ड्स में ऑलमोस्ट 55 to 57% ऑफ प्रोडक्ट यील्ड इज फ्रॉम दोस टू फ्यूल्स अलोन। अब गैसोलीन अगर ऐड कर दे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो जीआरएम्स में ऑब्वियसली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव रिएक्शन, रिटेल मार्जिन्स पे देयर इज ऑब्वियसली अ नेगेटिव रिएक्शन, एंड ऑल्सो जो प्राइस बढ़े हैं फर्स्ट क्वार्टर में, आपके शायद इन्वेंट्री के ऊपर भी एक गेन आ सकता है। तो अभी के लिए ओएमसी के लिए आई वुड से कि नेगेटिव है अगर प्राइसेस ऑब्वियसली वन वे चलते रहे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम it is probably something that they can still absorb. अपस्ट्रीम के लिए आई थिंक 67-68 डॉलर से 74-75 तक का तो जर्नी बहुत क्लियरली पॉजिटिव है। लास्ट टाइम जब क्रूड प्राइसेस चले थे एकदम से, गवर्नमेंट हैड स्टेप्ड इन और विंडफॉल टैक्सेस लगाए थे, तो इसके लिए हम 74-75 से ज्यादा मैं बिल्ड नहीं कर रहा हूँ इवन एज एन अपसाइड। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट प्राइसेस अगर चले तो द गवर्नमेंट वुड स्टेप इन एंड से कि ओके, वी विल टेक अवे अ लिटिल बिट ऑफ दोस गेन्स, बट ऑन मार्जिन ऑब्वियसली अपस्ट्रीम के लिए एज ऑफ नाउ versus pre-crisis, this is still a positive. Gas companies के लिए I think clearly there is a negative. Both crude prices going up, which raises the price of crude linked LNG, and LNG supplies also potentially अगर disrupt हुए तो supply के हिसाब से भी थोड़ा सा impact आ सकता है। तो वहाँ पे margin trends हमको देखने पड़ेंगे कि how they play out, but on the face of it ये थोड़ा सा negative। क्लियर पॉइंट दैट। प्रॉबल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स क्रूड प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइस एक्सपेक्टेशन और इंडियन कंपनीज के लिए उसके क्या मायने हैं वो भी समझाने के लिए वेल एक नज़र यहाँ पर मेटल्स पे डाल लेते हैं, क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिली है। वेल एक्चुअली कुणाल को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं। कुणाल, मार्केट्स को लग रहा था कि यहाँ क्रूड बहुत ज़्यादा भागेगा, सोने में सेफ हेवन बाइंग आएगी, वैसा कुछ होता हुआ नहीं देखा हमने। मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ईरान टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसका सिंपल रीजन है, ईरान इज आल्सो गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस। ईरान का 80% तेल एक्सपोर्ट होता है चाइना को, और अगर वो हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो वो अपनी शिप को ही जाने देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट कैटेगराइज इंडिविजुअल टैंकर्स को। तो एक टैंकर में सिर्फ चाइना का ही ऑयल नहीं जाता है, इट गोज टू डिफरेंट कंट्रीज। So it is very unlikely that Iran will take that step, considering 80% of उनका ऑयल चाइना को ही जा रहा है। सेकेंड चीज, अगर आप देखेंगे, if Iran wants to hurt somebody, it is Israel and US. They are the primary target of them. So US का तो कोई मेजर हॉर्मुज से कोई सप्लाई जा ही नहीं रहा है मेजर,
तो ब्लॉक करने से उनको कोई मेजर फायदा होने वाला नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि एशियन कंट्रीज को हार्म करने का ईरान का इंटेंशन नहीं होगा, बिकॉज ईरान एनिमी। सो सैनिटी शुड प्रिवेल। और मुझे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैक्सिमम है, कभी कोई ऐसा आता भी है डिसीजन, तो मुझे ब्रेंट 84 85 के ऊपर लग नहीं रहा है, वो भी नहीं जाएगा। बट ओके। कीपिंग अ रूम फॉर सम, ऐसे ही कोई स्टेटमेंट आता है उससे बढ़ जाएगा तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है ऑयल। और गोल्ड में आपको क्या लगता है? यहाँ पर भी बाइंग नहीं है, ऑफ कोर्स फिजिकल बाइंग तो है ही नहीं, और इन एनी केस यहाँ भी माना जा रहा है कि $100 का परहैप्स प्रीमियम गोल्ड भी होल्ड करके बैठा है। आप तो इन एनी केस यहाँ पर सेल कॉल पे चल ही रहे हो, यहाँ से अब आपको गोल्ड में क्या लगता है? नहीं, तेजी नहीं लग रही है। आई नो नॉट टू बाय गोल्ड। सेंट्रल बैंक की जो फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आई है, 250 समथिंग टन ऑफ गोल्ड दे बॉट। मुझे नहीं लग रहा है ये साल 600-700 टन के ऊपर सेंट्रल बैंक का बाइंग आएगा। 300-400 टन का तो ये साल सेंट्रल बैंक का भी बाइंग कम होने वाला है। सो मुझे तो यहाँ से गोल्ड में बाइंग अंटिल कोई वर्ल्ड वॉर जैसा सिनारियो हो रहा है, दूसरी चाइना रशिया ये सब भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब इतना सब एक्सट्रीम होता है तब अलग चीज है। बट आई डोंट थिंक सो गोल्ड इज अ बाय राइट नाउ। एंड मेरी राय में सेल ऑन राइज की रणनीति गोल्ड में रखी है, नॉट टू बाय। हमारे साथ आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश भी हैं। आनंद जी, जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस में कुछ मुनाफा वसूली लगातार बनती हुई नजर आई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्राइस सेंस क्या है, और दूसरा किस तरह की डिमांड है रिटेल में अब इंडिया में? ये प्राइस सेंस के बारे में मेरा ये ख्याल है कि मिड ईस्ट एक वन ऑफ द फैक्टर है। मिड ईस्ट में जो एस्केलेशन हुआ है या आगे चलेगा, लंबा एस्केलेशन चलेगा। मिड ईस्ट की जो हिस्ट्री रही है वो हमेशा से कभी 2-3 दिन में खत्म नहीं होती है, ठीक है। और मिड ईस्ट के अलावा जो गोल्ड के इन्फ्लेशनरी जो रीजंस हैं, वो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है, यूएस ट्रेजरीज में जो लोगों को कॉन्फिडेंस कम हुआ है वो एक रीजन है। तो मैं गोल्ड में आई कैन सी फर्दर अपसाइड इन द प्राइसेस, और डाउन साइड में मैं $3200 $3200 से नीचे प्राइस नहीं देखता हूँ। और लॉन्ग टर्म में टिल दिवाली आई कैन सी एन एस्केलेशन अप टिल $3800 पर आउंस, जो इंडियन रुपीज में मैं 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम, और लोअर साइड में 95,000 से नीचे मैं गोल्ड को नहीं देखता हूँ। जहाँ तक हम अपने रिटेल बाइंग रिटेल बाइंग की बात करते हैं, तो अभी देखिए सेंटीमेंट्स इन द सेंस कि व्हाट हैपेंस विद इंडियन कंज्यूमर्स, 99.9% ऑफ द पीपल हैव अ फिक्स्ड बजट। तो उस हिसाब से फुटफॉल्स काफी कम है। चैलेंज हमारे लिए ये है कि उसी प्राइस में हम लोग क्या अपना प्रोडक्ट दे पाते हैं जिससे कि कंज्यूमर में वो एक चाहत बनी रहे सामान लेने की। और प्राइस के अलावा गोल्ड एक स्टोरेज वैल्यू है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। तो लोग तो आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये वही वाली कहावत हो रही है गोल्ड में कि पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, पहले भी 100 रुपए का खरीदता था, अभी भी 100 का खरीद रहा हूँ। तो पीपल हैव अ फिक्स बजट। चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अस इज टू गिव दैट प्रोडक्ट ऑफरिंग सो दैट पीपल कैन कीप बाइंग। तो ये तो जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स चैलेंज है, लोगों के बजट फिक्स्ड है यहाँ पर, और जिस तरह से मांग यहाँ पर गिरावट में देखने को मिली है, क्या यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून एंड जुलाई के लिए? बिकॉज अगस्त से ऑफ कोर्स फेस्टिवल शुरू होते हैं तो हम एक मांग वापस आता हुआ देखते हैं विद इन बजट इटसेल्फ। लेकिन क्या जून अब तक यहाँ पर अब कैसा रहा है, और जुलाई से क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करता हूँ, जो अप्रैल में और ये जून से आई कुड सी कि फुटफॉल थोड़े से बढ़ने लगे थे। लोग उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि गोल्ड इससे नीचे नहीं जाने वाला है। तो जो ब्राइडल की डिमांड थी, दे आर क्लोजिंग देयर इंक्वायरीज एंड क्लोजिंग देयर डिमांड्स। लोग गोल्ड को बुकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि फाइनली लोगों के समझ में आ रहा है कि गोल्ड राउंड अबाउट इसी प्राइस में रहने वाला है, या तो ऊपर जाएगा और नीचे नहीं होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो जून जुलाई देयर विल बी लॉट्स ऑफ ब्राइडल क्लोजिंग ऑफ द रेट्स, और आगे फिर अगस्त से तो ब्राइडल सीजन चालू होने ही वाला है, शादियों ये त्योहारों वाला सीजन चालू होने वाला है। तो वो ये कि राइट प्रोडक्ट ऑफरिंग विद राइट स्कीम्स लाइक गोल्ड सेविंग स्कीम्स है ना, और ये ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज स्कीम्स है जो कि ज्वेलर्स बंधु दे रहे हैं। कस्टमर्स को लगातार बुलाते रहने का तरीका होना चाहिए, तो चलता रहेगा हमारा।
वेल दैट पॉइंट इज वेल टेकन। एक तो बजट में यहाँ पर खरीदारी हो रही है, जून जुलाई में यहाँ पर ब्राइडल डिमांड देखने को मिल सकती है, एंड गुड प्रोडक्ट गुड ऑफरिंग के हिसाब से यहाँ पर इंडियन बाइंग फिर से लौटती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स प्राइसेस थोड़े से ल्यूक्रेटिव जरूर हुए हैं, लाख के नीचे फिलहाल सोना फिलहाल फिसलता हुआ। बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश जी साथ जुड़ने के लिए। वाल इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कमोडिटीज़ की, मेटल्स में क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ चावल का लेंगे यहाँ पर जायजा। तक धान की बुआई पिछले साल से 13% बढ़ी है, इसे इंडस्ट्री कैसे देखती है, क्योंकि चावल का पहले से ही स्टॉक जरूरत से ज्यादा है। इस पर बात करने के लिए राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के वीपी देव गर्ग हमारे साथ हैं। देव नमस्कार, पहले आपका रिएक्शन सोइंग नंबर्स पर। देखिए, जहां तक नंबर्स की अगर बात करें तो 13% जो आप इंक्रीज सोइंग की फिगर्स में हम देख रहे हैं, दिस वाज एंटिसिपेटेड, क्योंकि अगर हम पिछले साल की फिगर्स में देखें तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आज के दिन बासमती पैडी के जो प्राइसेस है उसके अंदर हमने 51 रुपए से 45 रुपए तक आने की गिरावट देखी है। तो ये वो समय है, मई जून जुलाई का समय होता है जब किसान डिसाइड करता है कि मेरे को किस चीज की बुआई करनी है। तो ज्यादातर जो फिगर्स हमारे सामने आती है ये नॉन बासमती राइस पैडी, जो IR64, PR106 और वो तरीके की पैडी जिसके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है, ज्यादातर ये उसकी फिगर्स होती है। इसके अंदर बासमती राइस की फिगर्स कभी कभी अपडेटेड नहीं होती। तो अगर ये दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिसिपेटेड ट्रेंड कि बासमती राइस के पैडी प्राइसेस कम होने की वजह से किसान जो है वो नॉन बासमती राइस की पैडी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जहां तक हमने हर साल देखा कि MSP जो है नॉन बासमती राइस पैडी पे कंसिस्टेंटली पिछली होती है। पिछले साल भी नॉन बासमती पैडी के ऊपर 2 रुपए किलो MSP इंक्रीज करी गई, और इस साल भी हमें ये उम्मीद है कि MSP सरकार आने वाले समय में इसके ऊपर इंक्रीज करेगी। तो किसान को ये लग रहा है कि हमारा प्रॉफिट इसके अंदर इंक्रीज होगा, इस वजह से वो नॉन बासमती राइस पैडी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जहां तक फिगर्स की बात करें तो हमने आपके चैनल के थ्रू कई दफा ये बताया है कि हमारे पास इस समय 280 लाख से 300 लाख टन तक का सरप्लस स्टॉक है, और आने वाले सीजन में ये उम्मीद है कि ये सरप्लस स्टॉक इंक्रीज होके 400 लाख मेट्रिक टन हो जाएगा, जो एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है। आपके चैनल के थ्रू मैं थोड़ा सा ये भी एक चीज अपडेट करना चाह रहा हूं कि जो अभी ऑनगोइंग इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से बासमती राइस इंडस्ट्री के ऊपर और नॉन बासमती राइस इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत चिंताजनक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अगर हम पिछले साल की फिगर्स की बात करें तो भारत ने ईरान को 7,600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करा था, जिसमें 10,32,000 मेट्रिक टन बासमती राइस का एक्सपोर्ट हुआ था। और अगर इस साल की बात करें तो मई और जून में लगभग 3,500 करोड़ रुपए का अभी तक एक्सपोर्ट हुआ है, और जिसमें 35 लाख टन हमने क्वांटिटी इंक्रीज एक्सपोर्ट करी है। तो आज भी हमारे पास पिछले साल की फिगर्स के सामने लगभग 70% का शॉर्टफॉल है, जो बहुत ही एक कंसर्निंग सिचुएशन है। एक और बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है कि आज के दिन लगभग 1300 करोड़ रुपए राइस इंडस्ट्री के ईरान के अंदर फंसे हुए है, जो एक बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है, क्योंकि जैसे ये ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है तो पूरी एक्सपोर्ट कम्युनिटी के अंदर एक स्ट्रेस है, एक पैनिक है कि हमारी पेमेंट्स वापस आएगी या नहीं आएगी। इसके अंदर एश्योरेंसेज हैं आपको ईरान से कि पेमेंट्स आ जाएगी, क्योंकि काफी सारे दूसरे सेक्टर्स में इस तरह की एश्योरेंसेज वहां पे काउंटर पार्टीज ने दी हैं। देखिए, ईरान में काउंटर पार्टीज ने कई तरीके के एश्योरेंसेज दी है, पर जो सिचुएशन हम जब वॉर की तरफ देखते हैं तो एक मन में अनसर्टेनिटी रहती है कि अगर ये वॉर एस्केलेट हो गया, जिस तरीके से तेहरान के ऊपर और बाकी इंपॉर्टेंट सिटीज के ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही है, तो अगर सिचुएशन काफी वर्स हो जाती है तो इंपोर्टर भी जो है वो पेमेंट्स करने की सिचुएशन में नहीं होगा। अगर बैंकिंग सेक्टर बंद हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाता है, और अभी तक न्यूज आई है कि बंदर अब्बास जो मेजर पोर्ट है वहां से भी एक्सपोर्ट लगभग रोक दिया गया है, इंपोर्ट सारी एक्टिविटीज बंद कर दी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि इंपोर्टर जितनी भी आपको अश्योरेंसेज दे रहे, इवन दो जो एक्सपोर्ट्स है दे आर बैक्ड बाय ECGC कवर, बट स्टिल प्रॉब्लम्स आती है, पेमेंट्स रियलाइज करने में काफी वक्त लगता है। तो अगर आज आप मान के चलिए अगर पेमेंट्स के अंदर 6 महीने से 1 साल का भी डिले होगा तो दिस विल हैव अ वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बासमती सेक्टर। फेयर पॉइंट। बहुत शुक्रिया देव साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स बहुत काफ़ी विस्तार में वो समझाने के लिए भी कि इंडियन सोइंग कैसी है, कंपनीज के पास सरप्लस क्या है भारतीय बाजारों में, ऑफ कोर्स ईरान को लेकर क्या चिंताएं हैं, वो सारा कुछ ईरान यहाँ पर टॉप मुद्दा है यहाँ पर। और शो खत्म कर रहे हैं उससे पहले कुणाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो रिएक्शन यहाँ पर मेटल्स में हमने देखने को मिला है उससे कैसे रीड करते हैं आप? मेटल्स में मुझे तो अपसाइड लग रहा है, यहाँ से बहुत अच्छी तेजी नजर आ रही है। सप्लाई साइड पे जो मेटल के इश्यू है, प्लस शिपिंग इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन होने के फियर भी है, और मुझे तो ये सब देख के कुल मिला के तेजी का ही सीन लग रहा है। 4 मंथ कॉन्ट्रैक्ट कॉपर और एल्यूमिनियम, ये दोनों में आप बाइंग कर सकते हो। कॉपर अराउंड 885 के आसपास
और एल्यूमिनियम अराउंड 246 के आसपास, एल्यूमिनियम 254 55 तक जा सकता है, और कॉपर 900 रुपए का टारगेट लेके आप होल्ड कर सकते हो। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में की जा सकती है। बाकी सारी कमोडिटीज़ में ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रेशर वाला माहौल आज मार्केट्स में बना हुआ है और कुछ और शायद बिकवाली देखने को मिल भी पाएगी। बहुत शुक्रिया कुणाल आपका भी साथ जुड़ने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है।